आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। उन्हें पता है कि अपने बच्चों को अगर सही समय पर सही शिक्षा ना दिया जाए, तो शायद उनका ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है। इसके लिए माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में दाखिला कराते हैं। भले ही उस स्कूल का फ़ी इनके कैपेसिटी से ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद भी माता-पिता अपनी इच्छाओं को मार करके और अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य देने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूलों में दाखिला कराते हैं। कुछ माँ-बाप हैं जो अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने पैतृक गांव शहर छोड़ करके और किसी दूसरे अनजान शहर में जा करके और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला कराते हैं, ताकि उनका बच्चा एक बेहतर भविष्य लेकर के वहां से बाहर निकल सके। लेकिन कभी कभी इस तरह का लिया गया हुआ फैसला उनके जीवन में इस तरीके से भूचाल बन करके आ जाता है, जिसका शायद उन्होंने कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया होता है। आज की भी कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है। एक माता पिता अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देने के लिए अपना पैतृक गांव शहर छोड़ करके और किसी दूसरे शहर में जा करके एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। लेकिन उसके बाद से इनके जीवन में कुछ इस तरीके से भूचाल बन करके आता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक आदमी की हमेशा के लिए ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बल्कि दो लोग हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश का एक शहर पड़ता है रांची, और इसी रांची का एक थाना लगता है पंडरा, और इसी पंडरा का एक इलाका पड़ता है जनकनगर। दरअसल ये घटना है 18 जून 2022 के सुबह 5 से 6 बजे के करीब, जो जून के महीने में काफ़ी गर्मी का मौसम होता है। सारे स्कूल मॉर्निंग में चलता है। 5 से 6 बजे के करीब एक बच्चा रोज़ाना के तरह अपने दोस्त के घर जाता है, उसके साथ स्कूल जाने के लिए। जब वो बच्चा अपने दोस्त के घर के दरवाजे पे पहुंचता है, तो वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो बच्चा दरवाजे पे खड़े होकर के और अपने दोस्त को आवाज़ देता है, लेकिन उसके घर के अंदर से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती है। बच्चा उस दरवाजे को खटखटाने की भी कोशिश करता है, ना तो कोई दरवाज़ा अंदर से खोल रहा है और ना ही कोई अंदर से आवाज़ दे रहा होता है। जब वो बच्चा नीचे की तरफ देखता है, तो अचानक उसे दिखाई देता है कि उस दरवाजे से ही कुछ खून बह रहा था। वो बच्चा उस खून को देख करके काफ़ी घबरा गया और वो तुरंत भागते भागते वापस अपने घर गया और ये सारी बातें अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता भी जब आते हैं दरवाजे पे, तो देखते हैं वाकई में उस दरवाजे से कुछ खून बह रहा था। वो भी उस दरवाजे को काफ़ी खटखटाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी बार आवाज़ देते हैं, लेकिन ना ही कोई अंदर से आवाज़ देता है और ना ही उस दरवाजे को खोलता है। फिर उसके माता पिता तुरंत एरिया के पंडरा पुलिस थाने को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचती है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, उस दरवाजे को काफ़ी मुशक्क़त से तोड़ती है और जैसे ही तोड़ करके अंदर एंट्री करने की कोशिश करती है, तो देखती है कि उसी दरवाजे पे ही एक महिला जो काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है, जो सिसकियां ले रही थी, पुलिस वालों के तरफ अपनी नज़रें उठा करके और शायद उनसे कुछ कहना चाह रही थी। शायद वो कहना चाह रही थी कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, मुझे बचा लीजिए। पुलिस तुरंत उस महिला को उपचार के लिए एक हॉस्पिटल में भेजती है। उस घर में 3 सदस्य होते हैं। एक महिला जिसका नाम है पूजा देवी और उसकी उम्र है लगभग 40 साल। एक उसकी बेटी जिसका नाम है श्वेता कुमारी, जो कि 12वीं क्लास की छात्र है और जिसकी उम्र है लगभग 17 साल। और एक बेटा जिसका नाम है नंद किशोर, जिसकी उम्र है लगभग 14 साल, जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट है। जब पुलिस उस महिला को लेकर के हॉस्पिटल भेज देती है और जब घर के अंदर थोड़ा और एंट्री करती है, तो देखती है कि घर के सीढ़ी के पास ही श्वेता कुमारी की भी लाश काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है और उसी के बगल में उसके भाई नंद किशोर की भी लाश पड़ी हुई है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद पड़ा है और आखिरकार ये कांड किसने कर दिया है। पुलिस उन दोनों बॉडी को अपने हिरासत में ले करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस वाले आस पड़ोस लोगों से बातचीत करते हैं, तो आस पड़ोस के सब लोग एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें कुछ भी नहीं पता, रात में हमें कोई भी शोर शराबा नहीं सुनाई दिया है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो उसे साफ पता चल जाता है कि श्वेता कुमारी की किसी भारी हथियार से वार करके और उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। तो उसके भाई के किसी तेज़धार हथियार से काफ़ी बार वार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस जब इसके परिवार के बारे में पता करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि यह परिवार रांची शहर का रहने वाला नहीं है, बल्कि बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है छपरा, और इसी छपरा का एक थाना पड़ता है दावत
उसी इलाके का रहने वाले हैं। इसके पिता का नाम होता है रंजीत सिंह, जो कि विदेश में अपना नौकरी करता है। कुछ दिन पहले इसके पिता ही इनको अपने पैतृक गांव से लेकर के रांची आए थे और एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा करके और फिर वो अपने जॉब के लिए विदेश चले गए थे। पुलिस किसी भी तरीके से इसके घर वालों से और उसके पापा से कांटेक्ट करती है, रंजीत सिंह से कांटेक्ट करती है और ये सारी बातें बताती है। लेकिन जब इसके बारे में पूछताछ करती है तो कोई भी इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता है। वो नहीं बता पाते हैं कि साहब वहाँ पे क्या हुआ है, किसकी वजह से हुआ, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि किसी भी तरीके से इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना था। जब पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस वाले डिजिटल के माध्यम से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। और जब श्वेता कुमारी के मोबाइल का CDR मंगाती है तो उसमें पता चलता है कि एक ऐसा नंबर है जिस पर श्वेता सिंह काफ़ी दिनों से और काफ़ी समय तक बातचीत किया करती थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी एक लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसका नाम है प्रियांशु। पुलिस इस प्रियांशु को छानबीन करना शुरू कर देती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि ज़रूर प्रियांशु का इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। जब पुलिस प्रियांशु को खंगालने की कोशिश करती है, काफ़ी मुशक्क़त करती है, लेकिन प्रियांशु का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है। लगभग 8 से 10 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस भी अपने जिद पे उतर जाती है कि किसी भी तरीके से प्रियांशु को अपने हिरासत में लेना है, क्योंकि वही एकमात्र कड़ी है जो इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। और आखिरकार लगभग 10 दिनों के बाद पुलिस प्रियांशु को अपने हिरासत में ले लेती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो प्रियांशु कहता है कि श्वेता कुमारी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बातचीत किया करता था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन पुलिस को उस CDR के माध्यम से ये मालूम था कि जिस रात ये वारदात हुआ था ये प्रियांशु भी उस वक्त वहीं पे मौजूद था, क्योंकि उसके मोबाइल का लोकेशन भी वहीं का बता रहा था। पुलिस जब ये सारे सबूत दिखा करके और प्रियांशु से सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार प्रियांशु अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब वो अपनी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों हर कोई हैरान परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना बेहतर भविष्य देने के लिए इतनी काफ़ी मेहनत करते हैं और अपनी इच्छाओं को मार करके दिन रात एक मेहनत करते हैं, वही बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। प्रियांशु बताता है कि जिस स्कूल में श्वेता कुमारी पढ़ती है, प्रियांशु भी उसी स्कूल का छात्र है। लगभग 2 सालों से इन दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात की खबर श्वेता कुमारी की मां को पता चल गया था, क्योंकि अक्सर श्वेता कुमारी प्रियांशु को अपने घर पर रात में बुला लिया करती थी। लेकिन जब भी वो अपने घर में बुलाती थी तो वो दरवाजे के रास्ते से नहीं बुलाती थी, बल्कि घर के पीछे के रास्ते से सीढ़ी के माध्यम से अपने घर के अंदर बुलाती थी और फिर वो दोनों पूरी रात अपना समय गुजारते थे। लेकिन 17 जून 2022 को श्वेता प्रियांशु को अपने जब घर बुलाती है, वो सीढ़ी के माध्यम से जब उसके घर के अंदर एंट्री करता है, दोनों जब अपने कमरे में थे, गर्मी का मौसम था, अचानक उसके माता की नींद खुल जाती है और जब भी नींद खुलती है वो तुरंत नलके पे जाती है पानी पीने के लिए। जैसे उसकी माता नलके पे जाती है पानी पीने के लिए, अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जब वो श्वेता के कमरे में झांकने की कोशिश करती है तो देखती है कि दोनों ही काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ऐसी स्थिति में जब उसकी माता श्वेता कुमारी और प्रियांशु को जब देखती है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाती और प्रियांशु को पकड़ करके मारना शुरू कर देती है। प्रियांशु देखता है कि अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ और वो भी उसके माता के साथ में मार पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन मार पिटाई कुछ इस तरीके से काफ़ी हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग हट ही नहीं पाते हैं। उसकी माता उसके हाथ को पकड़ करके और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना जब शुरू करती है तो तुरंत वहीं फ्रिज पे पड़े हुए चाकू से ले करके और प्रियांशु उसके माँ के ऊपर काफ़ी बार वार कर देता है, जिसके वजह से उसकी माँ काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ जाती है। जब उसकी माँ चिल्ला रही होती है तो तुरंत उसका लड़का भी नंद किशोर जाग जाता है और वो भी आ करके प्रियांशु कुमार से लड़ने की कोशिश करता है। फिर प्रियांशु कुमार एक कोई भारी हथियार उठा करके और उसके ऊपर भी वार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जब श्वेता सिंह अपने माँ को और अपने भाई को इस स्थिति में देखती, उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। वो काफ़ी रोने चीखने चिल्लाने लगती है और वो भी प्रियांशु के साथ में मार पिटाई करना शुरू करने लगती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया। अब प्रियांशु को लगता है कि मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूं, अगर मैं इस श्वेता कुमारी को भी अगर छोड़ देता हूं तो शायद मैं पकड़ा जाऊंगा। और इस चक्कर में वो श्वेता कुमारी के ऊपर भी उसी चाकू से काफ़ी बार वार करता है, जिसकी वजह से श्वेता कुमारी की भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर वो
उसी सीढ़ी के रास्ते से घर के पीछे से निकल करके और फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये प्रियांशु पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। जब ये खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो हर कोई एक ही बात कहता है कि इसके माता पिता अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनका बेहतर भविष्य देने के लिए वो अपना पैतृक गांव छोड़ करके और इस शहर में आए थे और इनका एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराए थे ताकि इनका एक बेहतर भविष्य बन सके। लेकिन समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चे जिनके माता पिता अपनी इच्छाओं को मार करके और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, ये बच्चे अपने ही माता पिता के साथ में इस तरह का वारदात कैसे कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रियांशु को अपने हिरासत में लेकर के और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। पांड्रा थाने के एसपी अंशुमन कुमार का कहना है कि हम इस केस की और भी छानबीन कर रहे हैं ताकि इसमें अगर कोई और भी इन्वॉल्वमेंट हो तो हम उसको भी अपनी हिरासत में ले सकें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।